everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम अपने प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, जहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था। तो हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। हमने इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ा था, हमने हाउ टू क्रिएट टेम्परेरी मैग्नेट्स पढ़ा था, इवन हमने पोलैरिटीज कैसे फाइंड आउट करनी है एक सिलेंड्रिकल कॉइल में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का सेशन होने वाला है एंड ऑफ दिस ICSE क्लास 7 फिजिक्स और इस चैप्टर का भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the Earth's magnetic declination। तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो होता क्या है कि अर्थ को बोला जाता है कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब भी हम एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं तो वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइन करती है। दैट्स राइट, ये हमने पढ़ा है। तो होता क्या है बेसिकली, तो अर्थ का ये मान लेते हैं दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका पोल है नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला, एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, ये एंड साउथ पोल है और इस एंड को हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं। तो अब हमने देखा है कि नीडल जो है, जो नॉर्थ पोल है नीडल का, वो नॉर्थ की तरफ जाता है, और जो साउथ पोल है हमारी मैग्नेटिक कंपास की नीडल का, वो साउथ पोल की तरफ जाता है। तो अगर हम इसको ऐसा सोचें कि जो हमने पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में, दैट लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस हिसाब से तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, हो रही है ना गड़बड़, बट नो वरीज, लिसन टू इट केयरफुली। अब देखो, मैंने बीच में ना एक बार मैग्नेट बना दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बेसिकली अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है, सो दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल। ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल, राइट, ये वाला, करेक्ट। एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अब बताओ, क्या हमारा जो हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक और अनलाइक पोल्स के बारे में, क्या वो सही निकला? बिल्कुल सही निकला। देखो, द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टुवर्ड्स द साउथ, एंड दीज पोल्स आर नाउ कॉल्ड एज द geographical north and this one is the geographical south। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, जिन बच्चों को डाउट था उनका। अब हमेशा जब भी हम एक नीडल की बात करते हैं या हम एक मैग्नेटिक कॉम्पास को पास में लेकर आते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर ये हमारी अर्थ है, इसमें मैं यहाँ पर ये एक डॉटेड लाइन बना रही हूँ, सो दिस इज सेड टू बी द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज द ज्योग्राफिक साउथ। तो हमेशा ही जो हमारा बेसिकली जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होंगे वो बिल्कुल इनके साथ अलाइन नहीं करते हैं, वो ज्योग्राफिक पोल्स के साथ अलाइन नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसे होते हैं। तो मतलब यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ, तो वो बिल्कुल अलाइंड नहीं होते हैं, वो थोड़े से टिल्टेड एंगल पे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो इट इज द एंगल ऑफ horizontal plane between the magnetic north and the geographic north or the true north। तो अब अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, किससे? थीटा से। सो दिस एंगल बिटवीन द geographic north and the magnetic north या south, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बात समझ आ गई?
ओके तो अब ये जो डिक्लिनेशन का एंगल है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल विच इज थीटा, राइट। तो ये अलग अलग जगह पर और अलग अलग टाइम पर वेरी करता है। अलग जगह पर अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, जब टाइम अलग होगा तो उस टाइम भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग देखने को मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, जिसे हम ट्रू नॉर्थ भी बुलाते हैं, ठीक है, क्या बुलाते हैं, ट्रू नॉर्थ। अगर हमारे ट्रू नॉर्थ से हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ईस्ट की तरफ को होता है, सो इफ इट इज नॉर्थ दिस इज साउथ एंड देन दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ऐसा ही होता है। तो अगर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ के ईस्ट में है देन दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। सिंपल, इस क्लास में इतना ही याद रखना है, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। इस क्लास में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ईस्ट की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नॉर्थ के वेस्ट की साइड को है तो यही एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सोर्सेज। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या हैं, तो क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? आप बोलोगी मैम बिल्कुल नहीं है, कितने भी पूछ लो हम बहुत सारे लिख देंगे, राइट। अब मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, राइट। कैसे हो रहा है? आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है जिससे आप मुझे देख रहे हो, कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। अभी आपका फ्रेंड खेलने आ जाए, डोरबेल कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आ रही है, राइट। वैसे ही एकदम लाइट चली जाए रात को तो क्या काम आता है, टॉर्च, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज हो रही है। देन सुबह सुबह स्कूल जाना है तो कपड़ों को प्रेस करना है, राइट। तो किससे क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। सीधा प्रेस ऐसे ऐसे करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे कपड़ों पे, क्या वो आयन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर अब मम्मी को बोला है कि मम्मी अब ना मैं बड़ा हो रहा हूँ या बड़ी हो रही हूँ और अब ना मुझे एक स्टडी टेबल चाहिए और स्टडी टेबल के साथ मुझे एक टेबल लैम्प चाहिए, नहीं तो मुझे ना नींद आ जाती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो अब क्या करोगे, तो वहाँ पर उस लैम्प को भी क्या करोगे, प्लग में डालोगे उसका ये पॉइंट और क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी से वो लैम्प ग्लो होगा और आप पढ़ पाओगे, राइट। देन गर्मी लग रही है तो क्या करोगे, या ठंडी लग रही है तो या तो गर्मी लग रही है तो फैन एसी ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगा। वैसे ही अगर ठंड लग रही है तो हीटर ऑन करोगे और वो भी किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द सोर्सेज। अब ये तो पता है कि भाई यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि सोर्स क्या क्या है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो सोर्स है ना वो मेजरली 4 हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी, ठीक है। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू। देन द मेन्स, जनरेटर एंड सोलर सेल्स। सो दिस इज वेरी मच इन need and many of the people are focusing on this. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे I'll let you know. So first of all we will start with electric cell and battery. So now coming on to the sources of electricity, and the first one is the electric cell. तो छोटे छोटे आपने सेल देखे हैं, हमारी वॉचेस में यूज़ होते हैं, जो क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। तो वो जो सेल यूज़ होते हैं, राइट, जिन्हें हम पेंसिल सेल भी बुलाते हैं, AA बैटरी या AAA बैटरी, सो दोज आर द इलेक्ट्रिक सेल्स दैट वी आर यूजिंग। तो ये सबसे कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे टॉर्च भी होती है तो टॉर्च में भी वही सेल का हम यूज़ करते हैं, राइट। सो दे आर बेसिकली, वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा, हमारे पास एक वेसल होता है, राइट, जिसे हम वेसल या कंटेनर बोल सकते हैं, और उसके पास 2 मेटल रॉड्स होती हैं। इन मेटल रॉड्स को बुलाया जाता है इलेक्ट्रोड्स। इस टर्मिनोलॉजी को यहीं पर समझ लेना, ठीक है। तो इनको हम क्या बनाते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोड्स, मेटल्स की होती हैं ये। देन देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस इनसाइड जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ये
पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो बाहर एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 रॉड्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स बुला रहे हैं, और साथ में सराउंडिंग में, उन इलेक्ट्रोड्स के सराउंडिंग में एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बुला रहे हैं। सो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल रॉड्स, ठीक है, तो 2 रॉड्स हैं, एंड केमिकल सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसका काम क्या होता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक सेल ना बेसिकली उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अब हमने देखा कि अंदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो जब ये केमिकल सब्सटेंस चेंज होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, इनमें जो एनर्जी होती है दैट इज द केमिकल एनर्जी, राइट। दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स, राइट। तो ऐसा कुछ एक सेटअप होता है, जैसे कि ये एक हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, हमने 2 रॉड्स ले ली हैं, एक है कॉपर की रॉड, एक है जिंक की रॉड। तो इस पूरे सेटअप में जब हमारा कन्वर्जन शुरू होगा केमिकल एनर्जी का, उस टाइम पर कॉपर रॉड विल बिहेव एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड जिंक विल बिहेव एज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये तो क्या हो गई, दीज 2 आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो ये रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, राइट। और दूसरा, इसमें ये वाला सॉल्यूशन है अंदर, तो जो केमिकल सॉल्यूशन था या केमिकल सब्सटेंसेस थे जो सॉल्यूशन या पेस्ट की फॉर्म में थे, हम उन्हें क्या बुलाते थे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारा कंटेनर है यहाँ पर दैट इज ग्लास वेसल, ठीक है। सो यहाँ पर है इलेक्ट्रोड्स, ये है इलेक्ट्रोलाइट, और ये है हमारा ग्लास का वेसल। सो कॉपर विल बिहेव एज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द जिंक रॉड विल बिहेव एज द नेगेटिव टर्मिनल। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास सेल होते हैं दे आर द ड्राई सेल्स, ठीक है, सबसे कॉमनली और सबसे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये जो ड्राई सेल हैं, अब हम इनका हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, क्या क्या मटेरियल होता है, किस किस से ये बने होते हैं, एंड सेकेंडली हाउ डू दे वर्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट ड्राई सेल। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में भी वैसे ही एक कंटेनर होता है। ये जो कंटेनर होता है ये किसका होता है, ये एक, इसका जो बेस है बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, सो बेस ऑफ दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है, ये देखो जिंक कंटेनर है, राइट। सो जिंक कंटेनर है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिंक, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहीं पर टर्मिनोलॉजी समझ लो, तो ये जो जिंक है ना, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, वो कैथोड है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, वो एनोड है। क्लियर, बात समझ आई। तो यहाँ पर आता है, बीच में आ जाती है फिर एक कार्बन रॉड। तो बेसिकली अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है ना, सो वी नीड 2 टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। सो दिस पॉजिटिव टर्मिनल will be anode and negative terminal will be cathode. तो इसमें negative terminal is zinc and the positive terminal is this carbon rod. तो ये जो बीच में कार्बन रॉड है जिसके ऊपर ये ब्रास की कैप है, ठीक है। तो एक सेल आपने देखा है, तो सेल कैसा होता है, एक पेंसिल सेल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, राइट। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये बना होता है, सॉरी नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये जिंक का होता है, और इसके बीच में ना यहाँ पर एक रॉड होती है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड दिस कार्बन बिहेव्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर एक ऐसे ब्रास की कैप होती है एंड दिस ब्रास कैप बेसिकली बिहेव्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, बात समझ आ गई, क्लियर है ना ये बात, कोई डाउट तो नहीं है, राइट। तो ये तो आ गया बेसिक कि कौन कि कंटेनर कैसा है, पॉजिटिव कौन सी इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव कौन सी साइड है, इतना आ गया हमें समझ। अब हम इस ड्राई सेल को देखें तो हमने क्या बोला था, हमने कंटेनर की बात कर ली, वेसल की बात कर ली, हमने इलेक्ट्रोड्स की बात कर ली। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि बेसिकली सॉल्यूशन या पेस्ट की फॉर्म में होगा,
right? So this is the positive terminal which is anode, this is the negative terminal which is the cathode. अब यहाँ पर बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, this basically contains manganese dioxide, that is MnO2 प्लस चारकोल, ठीक है। तो ये एक म्यूसिलिन बैग होता है और इस बैग के अंदर ये मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, राइट। अब इसके बाहर ये जो पोर्शन है, इस बैग के बाहर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है, इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड या फिर पीओपी या फिर फ्लार, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो वी विल रिमेंबर द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। अब इसका पूरा का पूरी, अब सेल आपने देखा होगा नीचे से ना वो ग्रेइश कलर का होता है, ऊपर से भी ये वाला पोर्शन भी ग्रेइश कलर का होता है, तो मतलब ये वाला ग्रे होता है, राइट, ये वाला भी ग्रे होता है, लेकिन ये वाला ना पूरा ऐसे कलरफुल सा होता है। तो बेसिकली दिस इज कवर्ड विद, they are basically insulated with plastic, ठीक है, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से इंसुलेटेड होता है ये, राइट। तो बात समझ आ गई। सो दिस इज हाउ अ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। अब जब हम ड्राई सेल, हमने ये पढ़ लिया है कि कैसे होता है, तो जब भी हम ड्राई सेल को कनेक्ट करते हैं किसी भी बल्ब के साथ, तो क्या होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। जब भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करेगा, एंड द सेम हैपन्स विद अ ड्राई सेल। सो फ्रॉम एनोड करंट विल मूव टू कैथोड, ठीक है। तो ए पहले आता है तो इट इज पॉजिटिव और सी बाद में आता है तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लो अभी। सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, या फिर अपने डाउट्स को लेके स्वयं क्लास में आ जाना, ओके, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल। अब हमने ड्राई सेल को पढ़ा, हमने काफी डीपली पढ़ा कि क्या क्या होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम ड्राई सेल को इतना डीपली पढ़ क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है? ज़रूरत है क्योंकि इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगी फटाफट जाके बैटरी सेल लेकर आओ, ठीक है, तो आप बड़ी सी कार नहीं, आप पैदल भी जाओगे, साइकिल पे भी जाओगे, कैसे भी 2 सेल लाओगे, पॉकेट में डाल के ले आओगे। वाई? बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड दे आर स्मॉल इन साइज, दे कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। शॉप से घर तक लाना है, आराम से ले आओगे पॉकेट में डाल के। देन इनमें कोई लीकेज नहीं देखने को मिलती है, एंड द लास्ट that they run the simple electrical devices, जैसे आपके कैलकुलेटर में, आपकी वॉल क्लॉक्स में, आपके रिमोट्स में, तो यहाँ पर हर जगह आराम से ये काम आते हैं और हमारे सिस्टम को इफेक्टिवली वर्क करा देते हैं। तो जो सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें ड्राई सेल्स का ही यूज़ होता है। अब ड्राई सेल्स का यूज़ एक और जगह होता है, कहाँ पर होता है? टॉर्च में। तो कैसे होता है देखें ज़रा, चलो। सो नाउ how are we using these dry cells in a torch? तो देखो, जब अगर अभी ना यूजुअली जो टॉर्चेस यूज होती है ना वो अगेन इलेक्ट्रिक वाली होती हैं, लेकिन पहले जो हम टॉर्चेस यूज करते थे ना वो ड्राई सेल से चलती थी। तो होता क्या था कि एक से ज़्यादा सेल हम डालते थे टॉर्च में। जैसे कि ये एक इनर व्यू दिखाया गया है इस टॉर्च का, इसमें एक ड्राई सेल ये है, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस साइड इज द नेगेटिव, और दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल ये है एंड दिस इज नेगेटिव। सो से दिस इज ड्राई सेल 1 एंड दिस इज ड्राई सेल 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों ही 1 का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड ड्राई सेल, ठीक है। सिंपल, क्लियर। अब आप इसका आउटर व्यू देखो तो हम क्या करेंगे, हमने ये पूरा सेटअप कर दिया, इसका पूरा पीछे से ढक्कन वक्कन सब चढ़ा दिया, कैप चढ़ा दिया, बैठ गए हम, और अब हमने स्विच को ऑन किया। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन अब अगर हम ये दोनों ही ड्राई सेल या इवन एक ड्राई सेल भी अगर हम इससे निकाल देते हैं ना, सो दिस बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम ये सेल डालते हैं ना तो आप ऐसे देखोगे तो ये अपनी जगह
से मूव नहीं करते, इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, ये अपने फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं और ये आराम से अपनी जगह पर रह के अपना काम करते हैं. सो हियर द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर, सिंपल है, कोई डाउट है? नहीं है? अगर है तो लर्नो हब स्वयं की क्लास को बुक कर लेना, राइट? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. इसमें ना एक और कैच है, बहुत छोटा सा है, मैं बता देती हूँ. तो अब मान लो ये मेरा है ड्राई सेल 1, ठीक है, और ये है मेरा ड्राई सेल 2, ठीक है. तो यहाँ पर ड्राई सेल 1 और ड्राई सेल 2 आपस में कनेक्टेड हैं. तो इसका जो हेड है वो इसके मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में है. अब मैं ना थोड़ी सी पोजीशंस को रिवर्स कर देती हूँ. से अब ये है मेरा ड्राई सेल 1 और ये है मेरा ड्राई सेल 2. तो अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों के ही नेगेटिव टर्मिनल्स को कांटेक्ट में लेकर आ गई और पॉजिटिव टर्मिनल्स दोनों के दूर हैं. तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? सोचो करेगा या नहीं करेगा, ये आप मुझे बताना चैट बॉक्स में, और साथ ही ये बताना कि करेगा तो क्यों करेगा और करेगा नहीं तो क्यों नहीं करेगा, राइट? तो मैं वेट करूंगी, चैट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए. ओके, नाउ द यूजेस ऑफ ड्राई सेल. तो ड्राई सेल कहाँ यूज होते हैं? वही बात है कि एक रिमोट में या एक रेडियो में या फिर हमारे पहले साइकिल्स में ना ऐसे एक लाइट लगाई जाती थी, राइट? तो क्योंकि साइकिल से ही घूमा जाता था तो साइकिल में भी लाइट लगाई जाती थी. तो इनमें भी क्या होता था, ड्राई सेल्स का ही यूज होता था. तो इसके जो टेप रिकॉर्डर्स हैं, बाइसिकल की लाइट्स हैं, कार की हेडलाइट्स हैं, टीवी का रिमोट है, तो हर एसी का रिमोट है, रिस्ट वॉचेस हैं, तो हर जगह पर क्या यूज किया जाता है? ड्राई सेल, ठीक है. दिस ड्राई सेल हैज केमिकल एनर्जी एंड दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वेरी गुड. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैटरी. अभी तक हम सिर्फ ड्राई सेल की बात कर रहे थे, तो हम एक सेल की बात कर रहे थे, ठीक है. तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम इसकी कर रहे थे. सो दिस इज अ सेल. लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, व्हेन देयर आर अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स, तो उसे बुलाया जाता है एक बैटरी. क्या बुलाया जाता है? एक बैटरी, ठीक है. तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने 4 ड्राई सेल्स को कनेक्ट कर दिया. जब ये 4 ड्राई सेल्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो इन्होंने क्या बना दी है, इन्होंने मिलकर इसको एक बैटरी बना दिया है. बात क्लियर हो गई? ओके. अब अगर हम यहां पर देखें तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से. बात क्लियर हो गई? ओके. सो यहां पर हमने क्या किया है, इसको पूरे को कनेक्ट कर दिया है एक बल्ब से. अब जैसे ही ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा तो हमारा बल्ब क्या करेगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया? ओके. तो दिस इज बेसिकली अ बैटरी वेयर 2 or more than 2 dry cells are connected with each other, and when they are connected with each other, then what will happen? Chemical energy will get converted into electrical energy और यहाँ पर हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, राइट? तो इतना क्लियर है. अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, दैट इज मेंस. तो आप बोलोगे कि मैम ये मेंस क्या होता है? तो अभी बताती हूँ कि मेंस होता क्या है. तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, वो ऐसे ही कुछ मेंस से आती है, राइट? तो अगर कई बार ऐसा होता है कि सबके घर में लाइट है, हमारे घर की लाइट चली गई, कैसे? जाओ जल्दी जल्दी जाके मेंस चेक करो क्या करंट आ रहा है. सो ये वही मेंस हैं, राइट? तो इनमें कहाँ से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इनमें आती है पावर स्टेशन से. तो पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहाँ से ऑल द वे आती है हमारे मेंस में, और इन मेंस से ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर रूम में, हमारे हर अप्लायंस में आती है. ठीक है, जिनको भी हम प्लग करते हैं उन सब में आती है. तो इस केस में ना हम ड्राई सेल्स का यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप एक फ्रिज को देखो, एक टीवी को देखो, एक फैन, एसी को देखो, तो इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, जो मतलब एनर्जी चाहिए,
वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो वो एक छोटा सा ड्राई सेल उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो ड्राई सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही कम होती है। जैसे एक टॉर्च को थोड़ी देर ऑन करना है तो उतना चल जाएगा, एक क्लॉक में बस वो नीडल्स को मूव करना है तो उतना चल जाएगा। बट हैवी अप्लायंसेस में, बड़े अप्लायंसेस में इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलता है। तो इसमें हम उन सभी बड़े अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं हमारे मेंस से। तो होता कुछ ऐसा है कि जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं वहां पर हाई वोल्टेज एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी केबल्स और वायर्स के थ्रू हमारे आसपास सब स्टेशंस में आती है। तो आपने सुना होगा कि आसपास कहीं सब स्टेशन है, किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशंस होते हैं। वहां से ये सब स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर्स में आती है, ट्रांसफॉर्मर्स से ये आती है हमारे घर के बाहर, देखना पोल्स लगे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स, जहां पर बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड होंगी, कोई आपके घर की तरफ आ रही है, कोई दूसरी तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक पोल्स में आएगा। इलेक्ट्रिक पोल्स से अब मेन बोर्ड तक ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी वाया एट होम वाया केबल्स, ठीक है। तो केबल्स की हेल्प से ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे मेंस तक पहुंचेगी और मेंस से कहाँ जाएगी, हमारे हर एक रूम में ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अब एक चीज याद रखना कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी पावर स्टेशन में, वो बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है। तो जब आती है तब भी हाई वोल्टेज की होती है, लेकिन यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो इस वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कितना, अप टू 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि मतलब जैसे जो पोल्स होते हैं ना, उनमें ऐसे बड़ा बड़ा, या कई बार कोई सब स्टेशन है या 3-4 पोल्स हैं, उसके अराउंड प्रॉपर वो वायरिंग लगी होती है ताकि कोई अंदर ना जा सके, और वहां पर लिखा होता है डेंजर 440 वोल्ट 220 वोल्ट। सो बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बीइंग रन इन दोज पोल्स या ट्रांसफॉर्मर्स वो इतनी ज़्यादा हाई है कि अगर आप उनके पास जाओगे ना तो आप चिपक जाओगे, ठीक है, और आपको चोट लग सकती है बहुत बुरी वाली। तो इसलिए कभी भी एक पोल को देखो या ट्रांसफॉर्मर को देखो, यू शुड नेवर एवर ट्राई टू टच दैट, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट वन कम्स द जनरेटर्स। तो जनरेटर्स, अब कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो इन कंडीशंस में जब हमारे घर के मेन स्विच में लाइट नहीं आ रही है, मेन्स में लाइट नहीं आ रही है, तब हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, दे आर द जनरेटर्स। सो दे आर बेसिकली द अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और देयर इज सप्लाई फेलियर, राइट। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। द नेक्स्ट वन इज द सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको यूज़ करने के किया जा रहा है, ताकि हम बाकी चीज़ों से, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी के, उनसे अपनी डिपेंडेंसी कम करके हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर आए, ठीक है। तो सन क्या है, काफ़ी अच्छा चमक रहा है, तो हमने ऐसे कुछ सोलर पैनल्स हम इंस्टॉल कर देते हैं, और जब सोलर एनर्जी इन सोलर पैनल्स पे गिरती है, सो दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू electrical energy, and now this electrical energy is used to light our road। ये जो लाइट्स लगी होती हैं रोड्स के अलॉन्ग साइड, राइट, इवन घरों में भी आजकल इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर पूरा का पूरा सोलर पैनल लगाते हैं, ठीक है। हमने भी लगवाया है, मेरे घर में भी सोलर पैनल लगा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स थ्रू द पावर, ठीक है, जो आपको सबस्टेशन से आ रही है, और इससे आपका बिजली का एक बार खर्चा है उसको लगाने का, एंड देन योर डिपेंडेंसी ऑन दैट पावर इट डिक्रीजेज, और आप सोलर एनर्जी को ट्रैप करके आप ज़्यादा इफेक्टिवली अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन भी रख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आई होप इतना आपको समझ आया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। तो एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, सो दिस देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो वी विल टॉक अबाउट द
कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो नाउ जब भी एक पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसे बुलाया जाता है सर्किट। सो व्हाट इज अ सर्किट? द पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। अब ये जो सर्किट होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट सर्किट, राइट, और एक होता है इनकम्प्लीट सर्किट। कौन सा होता है? इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, तो कंप्लीट सर्किट से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो करेगी और इनकम्प्लीट सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो एक बड़ी ही सिंपल सी एक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ड्राई सेल लेंगे ऐसे। ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर हम एक बल्ब ले लेंगे, जो हमारा टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है ना, वो वाला बल्ब लेंगे। और अब एक वायर लेंगे। ठीक है, उस वायर को दो हाफ में तोड़ देंगे। तो अब अगर आप इस बल्ब में देखोगे ना, तो यहाँ पर भी दो टर्मिनल्स होते हैं। तो एक वायर को इस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल में कनेक्ट कर दोगे। दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल ऑफ बल्ब से कनेक्ट करके यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, वैसे ही यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। अब क्या करना है, अब एक सिंपल सी चीज करनी है कि एक तरफ से ये जो वायर है ना, इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हमने इस वायर को इस टर्मिनल से हटा दिया। तो क्या हुआ, ये सर्किट ब्रेक हो गया। नाउ सर्किट ब्रेक हो गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब तक ये सर्किट ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी will not flow। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट एंड दिस इज द इनकम्प्लीट सर्किट। तो इस एक्टिविटी से टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फ्लोज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट से हमें क्या कंक्लूजन्स मिले? तो हमें दो बातें समझ आई हैं। पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है अगर सर्किट क्लोज्ड होता है या फिर कंप्लीट होता है, और दूसरा अगर सर्किट ब्रोकन या इनकम्प्लीट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। बात समझ आई? सिंपल था। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, जस्ट रिविजन है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती हैं। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ऑल ऑफ देम आर द कंडक्टर्स। तो अगर ये कहीं पर भी कनेक्टेड होंगे तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इवन वी, आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड व्हेन वाटर इज नॉट प्योर, जब उसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड्स सस्पेंडेड होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर द कंडक्टर्स। वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर, तो हम जो लेबोरेटरीज में पानी यूज करते हैं ना, वो होता है एकदम प्योरिफाइड, डिस्टिल्ड, प्योर वाटर। सो दैट प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, एंड देन कॉटन, प्लास्टिक, रबर, वुड, सो ऑल ऑफ देम आर द बैड कंडक्टर्स और द इंसुलेटर्स। तो आपको याद है हम एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने लास्ट क्लास में, राइट? तो हमने बोला था कि जब भी, हाँ, हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ही तो पढ़ा था कि जब भी हम मैग्नेट को बनाने के लिए एक वायर का यूज करते हैं ना, सो दैट शुड बी एन इंसुलेटेड वायर, राइट? तो इंसुलेशन मतलब कवरिंग, और वो कवरिंग यूजुअली जो हमारे घरों में वायर्स होती हैं वो किस चीज़ से कवर्ड होती हैं? प्लास्टिक से। वाई प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो उस प्लास्टिक के अंदर जो वायर है सिर्फ उससे पास करेगी, और इस प्लास्टिक से अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। क्लियर? तो बात समझ आ गई है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टू चेक वेदर द गिवन मटेरियल इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर।
तो दो बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। तो आपने एक ड्राई सेल लिया और एक लिया आपने कॉपर वायर, ठीक है, साथ में आपने एक बल्ब ले लिया, वही टॉर्च का छोटा सा बल्ब। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ना दो टर्म, अब इस सर्किट को हमने कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, तो अभी ये जो सर्किट है ना वो इनकम्प्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट में ना एक कॉपर वायर लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम इस सर्किट में कॉपर वायर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो हम ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ए को बी से कनेक्ट कर देंगे थ्रू दिस कॉपर वायर, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि कॉपर एक क्या है, कंडक्टर है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब मान लो कॉपर के बदले मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक वायर ले लेती हूँ, ठीक है, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? जल्दी से बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉपर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट इज एन इंसुलेटर। सो दिस मीन्स इन दिस केस व्हेन वी आर यूजिंग प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ अ कॉपर वायर, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक करना। Now coming on to the next, that is the flow of charges constitute current. तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसी का मतलब होता है कि करंट फ्लो करे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा? देखो इस कॉम्प्लेक्स टर्म को बाद में समझो, पहले एक सिंपल सी चीज समझो। हमने क्या पढ़ा था हीट के चैप्टर में कि जो डायरेक्शन होती है हीट के फ्लो की वो होती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो बॉडी एट higher temperature to a body at lower टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लो ये दो बॉडीज हैं ए और बी, ए का टेम्परेचर है 50 डिग्री, बी का है 20 डिग्री, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। तो ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है, राइट। सो दिस वॉज द फ्लो ऑफ हीट। वैसे ही फ्लो ऑफ वाटर भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो कंटेनर्स लेंगे, दोनों की जो हाइट है ना वो अलग होगी। तो जैसे ये ए है, ये बी कंटेनर है। ए को अगर आप देखो तो ये थोड़ा नैरो है और इसमें वाटर का लेवल ज्यादा है, राइट, मतलब इसमें वाटर का लेवल ज्यादा आ रहा है। दूसरा ये हमारा कंटेनर बी है जो ब्रॉड है और इसमें वाटर का लेवल कम है। हमने बीच से इनको कनेक्ट कर दिया है विद स्टॉप कॉर्क। ऑल्दो पानी बी कंटेनर में ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम ये स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे वैसे ही फ्लो ऑफ वाटर कहां से होगा, फ्रॉम ए टू बी। और कब तक होगा, जब तक दोनों ही बीकर्स में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। इज दैट क्लियर? तो अब वैसे ही हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं तो मान लो कि ये एक बॉडी है, ये दो बॉडीज हैं, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। दिस हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड सी दिस हैज लेस नंबर या फिर नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कहां से कहां को इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, सोचो सोचो। तो हम क्या बात करें, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, ठीक है। तो यहां भी पानी का लेवल ज्यादा था, यहां कम था, तो पानी कहां से, ए से बी को गया। तो यहां पर भी क्या होगा, ए से बी को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो कब तक ये फ्लो चलेगा, जब तक दोनों ही बॉडीज में जो इलेक्ट्रॉन्स का लेवल है वो सेम नहीं हो जाता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है। पहले समझ लो, बाद में आके ना तीनों एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बताऊंगी जिससे आपको ये और क्लैरिटी हो जाएगी। तो होता क्या है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने ना दो बॉडीज ली हैं, एक ए है और एक है बी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो हमारी ए बॉडी है उसके ऊपर मैंने प्लस 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 लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। कैसी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है।
और जो दूसरी है ये है हमारी अनचार्ज्ड बॉडी। तो क्या हुआ है यहाँ पर, दोनों बॉडीज को हमने कनेक्ट कर दिया है एक मेटेलिक वायर से, ठीक है। तो जो अनचार्ज्ड है, बेसिकली जो एक अनचार्ज होती है, एक न्यूट्रल सी बॉडी होती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब दोनों ही चीजें होती हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और वो एक अनचार्ज्ड बॉडी की तरह, न्यूट्रल सी बॉडी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। बात समझ आई? अनचार्ज्ड बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैपन फ्रॉम अनचार्ज्ड बॉडी टू द चार्ज्ड बॉडी, टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, नॉट चार्ज बट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जहां पर अब हमारी जो ए बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये वाली बॉडी जो है ये अगेन क्या है, ये है अनचार्ज्ड, और ये क्या है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, करेक्ट। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर से अनचार्ज्ड कंडक्टर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से मूव करेंगे थ्रू दिस मेटेलिक वायर टू द अनचार्ज्ड बॉडी। सो नाउ द मूवमेंट विल बी फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स द अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टू द अदर साइड, क्लियर। अब आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। तो पहले दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज था, एक नेगेटिवली चार्ज था, और बाकी दूसरी तरफ दोनों ही अनचार्ज थे। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है, हमारी ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, बी हमारी नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब जो बी बॉडी है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटेलिक वायर के थ्रू मूव करेंगे, कहां पर, फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो बी बॉडी से ए बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, क्लियर। तो मूवमेंट कहां से हो रहा है, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वहां से दूसरी तरफ को जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। बात समझ आई? तो अब सोचो कि जब हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो बेसिकली द फ्लो ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, और जो डायरेक्शन होता है करंट का दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस क्लास में भी और बड़ी क्लासेस में भी, तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक ड्राई सेल, ठीक है, ये है इसका कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। तो अब होता क्या है, अगर मुझे ना इस सेल के अंदर अगर मुझे कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साइड ऐसी होनी चाहिए जहां भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हो, और दूसरी साइड ऐसी होनी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही डेफिशिएंट कंडीशन में हो, ठीक है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये ड्राई सेल्स बनाए जाते हैं। तो ड्राई सेल्स का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, जिसे हम कैथोड बुलाते हैं। तो कैथोड में हमेशा ही मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एनोड हमेशा ही डेफिशिट होता है इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही कैथोड में ज़्यादा होंगे और एनोड में कम होंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ the flow of electrons will happen from negative to positive terminal, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं डायरेक्शन ऑफ
करंट की बात करूं तो क्या बोलते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो मतलब जो हम डायरेक्शन की, जो हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होती है मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द डेफिसिट साइड, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो दिस I hope this is clear. These two are the very important things जिसमें बच्चे even 11-12 में भी जाके कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आई होप आज आपको ये रीजन समझ आ गया, तो 11-12 में क्या किसी क्लास में भी जाके आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज करंट? सो हियर वी कैन डिफाइन करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज आर करंट। एंड नाउ सिंस इट इज करंट, इट हैज सम यूनिट्स विच इज एम्पियर। ठीक है, इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और इसका सिंबल है कैपिटल ए। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो जो करंट का फ्लो होता है मेटल्स में, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम वही लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में यही फ्लो ना आयंस की वजह से होता है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मेटल्स में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो लर्नर हब स्वयं क्लास को बुक कर लेना। ओके, ऑल राइट, नाउ कमिंग अप नेक्स्ट इज द सिंबल्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम ना बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही आपको एक छोटा छोटा सर्किट एक्सप्लेन किया जाएगा, वहां पर डायरेक्टली सिंबल्स बताए जाएंगे और उन्हीं सिंबल्स के बेसिस पर आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने हर एक चीज जो हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाते हैं, एक वायर, एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बल्ब, बैटरी, कुछ भी स्विच, हर एक का एक सिंबल होता है और वो सिंबल्स जो हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं अपने सर्किट को बनाने में। अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा सर्किट बनाओ जहां पर 3 बैटरीज हैं और इलेक्ट्रिक करंट 3 बल्ब से फ्लो कर रहा है, तो कैसे करोगे? तो एक एक बल्ब बैटरी तो नहीं लिखोगे, तो आप कुछ सिंबल्स का यूज करोगे, तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड टू वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जो कि एक ड्राई सेल या एक बैटरी होता है, फिर एक स्विच या एक की होता है, राइट, जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, फिर एक बल्ब होता है जिससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है विदाउट हैविंग करंट। ठीक है, तो अब वायर को टच कर लो तो पता चल जाएगा कि करंट लगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, नहीं लगा तो नहीं हो रही है। बट उस रिस्क से दूर भागते हुए वी ऑलवेज यूज अ स्मॉल बल्ब। नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग वायर, जो इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करती हैं और एक कंप्लीट सर्किट बनाने में हमारा हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सोर्स है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज आइदर अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें बैटरी बुलाया जाता है। तो ऐसा ही एक सेल होता है जिसके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। कैसे शो करते हैं? तो हम ऐसे पहले 2 लाइंस बनाएंगे, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और इस तरफ एक बड़ी लाइन और यहां पर एक छोटी लाइन। ठीक है, सो नाउ दिस लाइन जो लंबी है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर साइड इज द नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आई? ओके, द नेक्स्ट वन इज नाउ द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? बैटरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी कैसे होती है? ऐसे। तो हमारे पास ना 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल। सीरीज मतलब कि एक ही लाइन में सारे के सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, और पैरेलल कैसे होता है कि ये जो हमारे बैटरीज हैं या सेल्स हैं ना, ये एक ऊपर नीचे उसके नीचे ऐसे कनेक्टेड होता है, एक लाइन में कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे जैसे 2 सेल्स हैं वो सीरीज में ऐसे कनेक्टेड हैं। तो अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर यहाँ पर एक लाइन, एक उससे लंबी लाइन, फिर नेक्स्ट
सेल को दिखाने के लिए दिस लाइन विल गेट कनेक्टेड टू द स्मॉलर लाइन एंड देन द लॉन्गर लाइन, ठीक है। तो दिस स्मॉलर इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, देन दिस इज अगेन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ऐसे ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ इट हैपन्स। अब अगर 3 सेल हो जाएंगे तो यहां पर फिर से एक छोटी सी लाइन, फिर एक लंबी लाइन एंड अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो बात समझ आ गई। सो दिस इज हाउ द सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। वहीं पर जब ये ही कॉम्बिनेशन हमें शो करना होता है पैरेलल में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 लाइंस लेंगे। अब से हमारे पास 3 सेल हैं, तो हम क्या करेंगे, या चलो 2, 3 तो आप देख ही रहे हो, तो 2 हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ दिस इज कनेक्टेड हियर, नाउ हियर ऑल्सो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इट इज कनेक्टेड हियर। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो जब भी सेल्स कनेक्टेड होंगे, तो अगर मैं ऐसे सेल बना रही हूं ना एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अगर इस तरफ को नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो आगे जो नीचे जो सेल्स आएंगे ना, उनका जो पैटर्न होगा या अरेंजमेंट होगा वो भी ऐसा ही होगा कि नेगेटिव इस तरफ को है और पॉजिटिव इस तरफ को है, right? So this is how we connect different cells in form of a battery in series and parallel combination, right? तो किसी को कोई डाउट है तो पता है कहाँ आना है, okay? Now the next is key or a switch. तो जो हम बटन की बात करते हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज टू पुट द सर्किट ऑन एंड ऑफ। तो सर्किट को ऑन और ऑफ करने में ये स्विच हमारी हेल्प करता है। इसे हम कई बार फिजिक्स की टर्म्स में की भी बुलाते हैं। तो अगर हमारा सर्किट ओपन है, अगर हमारी की ओपन है, तो ऐसे एक ब्रैकेट बनाएंगे और उनको ऐसे लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें क्लोज, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सिचुएशन है ये ऑफ है, राइट। अब ये सिचुएशन है जो कि ऑन है, तो इसमें कैसे कनेक्टेड होगा, ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में एक डॉट शो कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा स्विच कैसा है, ऑन है, राइट। दूसरा, ओपन स्विच को हम कुछ ऐसे भी दिखाते हैं कि 2 लाइंस, राइट, एक लाइन ऊपर को ड्रॉ करके कुछ ऐसे को, राइट। अब जब हमें इस स्विच को क्लोज करना है, राइट, मतलब हमारा स्विच ऑन हो गया है, सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं, उस केस में ये जो लंबी वाली लाइन है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस साइड ऑफ द कनेक्टिंग वायर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ओपन स्विच एंड दिस इज क्लोज्ड स्विच। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बल्ब और रेजिस्टर, ठीक है। तो ये वो कंपोनेंट होता है हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कि करंट को अपोज करता है, उसका जो फ्लो है उसको अपोज करता है। तो अगर हम बल्ब ड्रॉ करेंगे, सो वी ऑलवेज ड्रॉ बल्ब लाइक दिस। तो एक तरह से हमने क्या किया है, हमने एक एम बनाया है, बस उस एम को ऐसे बनाने की बदले हमने उसको ऐसे कर दिया है, राइट। और रेजिस्टर अगर हम बनाना है तो वो हम ऐसे बनाते हैं, राइट। सो आई होप दिस सिंबल इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द कनेक्टिंग वायर। तो आपने ना जितनी भी वायर्स अभी तक पढ़ी हैं तो वो कैसी हैं, वो हैं कुछ ऐसी। तो ये वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एक स्विच को, एक बैटरी को, बल्ब को, रेजिस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, राइट। सो कनेक्टिंग वायर्स आर शोन विद these straight lines, राइट। अब आगे चलते हैं जहां पर हम इन कंपोनेंट्स को रिकॉल करेंगे। सबसे पहले है सेल। तो सेल कैसे दिखाएंगे, सो दिस एंड वन लॉन्ग लाइन, वन शॉर्ट लाइन। सो लॉन्गर वन इज पॉजिटिव एंड शॉर्टर वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अब मुझे बैटरी दिखानी है, तो बैटरी मतलब 2 सेल या 2 से ज्यादा सेल, राइट। तो कैसे, ऐसे, फिर से ऐसे और ऐसे, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अब अगर मुझे की को या स्विच को ओपन दिखाना है, जब सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगी, राइट। अब जब स्विच ओपन है, राइट, तो स्विच को मैं ऐसे दिखाऊंगी, राइट। अब की क्लोज्ड है तो ये है की का सिंबल। तो की का जब सिंबल क्लोज्ड है तो ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर मैं एक डॉट दिखाऊंगी। जब मेरा स्विच क्लोज्ड है तो स्विच क्लोज्ड को मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगी, राइट। तो समझ आ रहा है ना, सारे के सारे अच्छे से नोट करके
प्रैक्टिस जरूर करना। द नेक्स्ट वन इज बल्ब। तो बल्ब को मैंने क्या बोला था, एक एम बना दो, कैसा, थोड़ा ऐसे घूमने फिरने वाला एम बनाना है। द नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टर। तो कैसा था, ऐसे ऐसे जिगजैग लाइंस, राइट। द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर ऐसी कुछ स्ट्रेट वायर्स होती हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन askquestion.learnohub.com और यू कैन बुक योर क्लास ऑन LearnoHub स्वयं। Now the direction of conventional current in the circuit. तो अब कैसे फ्लो करता है, तो हमें पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन यही होती है। तो उसको हम एक सर्किट में कैसे दिखाएंगे, तो ये हमने एक ड्राई सेल लिया है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है विद अ कनेक्टिंग वायर, बीच में हमने एक स्विच का यूज किया है और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया है। नाउ वी सी दैट ऑल द सर्किट इज कंप्लीट, राइट। स्विच जो है वो एक क्लोज्ड पोजिशन में है, मतलब ये ऑन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द सेल, राइट। और बीच में जब बल्ब आ रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट इज कंप्लीट। इसी को जब हम सर्किट डायग्राम में शो करेंगे तो हम सेल को कुछ ऐसे शो करेंगे, दिस इज आवर वायर, दिस इज आवर स्विच, एंड नाउ बल्ब को हम कुछ ऐसे शो कर रहे हैं, एंड देन फाइनली दिस वायर फ्रॉम बल्ब अगेन गोज टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, right. So this is how it works in the circuit diagram, right. और जब भी हम ये circuit diagram बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत important रहता है कि हम arrows से direction of current को mention करें, right. So I hope this is clear. Now coming on to the सीरीज एंड द पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट, तो मैंने बोला था कि एक सीरीज में है, एक लाइन में खड़े हुए हैं सब लोग। अब ऐसे जब भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है ना, मान लो कि 10 लोग एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, बॉल पास कर रहे हैं, राइट। तो एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, और तीसरे से वो बॉल गिर गई, ठीक है, और वो कहीं चली गई, तो अब वो फोर्थ तक वो बॉल नहीं जाएगी, राइट। अब वो जो बॉल है वो वापस से कहीं जाके वो लानी पड़ेगी तो वो बॉल आएगी, राइट। तो बेसिकली वो जो फ्लो चल रहा था ना बॉल को एक से दूसरे को पास करने का, वो ब्रेक हो गया। तो सीरीज सर्किट में एग्जैक्टली यही होता है। अगर हमारे अप्लायंसेस, मान लो घर में आपके पास है फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, से एक माइक्रोवेव, और भी कुछ रख लो, एक आयरन रख लो, ठीक है। आप इन सबको एक सीरीज में कनेक्ट कर दो, अप्लायंसेस को, सभी को। तो क्या होगा कि अगर आपका फ्रिज चलना बंद हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे अप्लायंसेस भी चलना बंद हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ सीरीज सर्किट। तो अगर से ये एक अप्लायंस था, ये बीच में खराब हो गया, तो यहाँ पर सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर सबके सब अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए घरों में जो हम कॉम्बिनेशन या सर्किट्स का यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज द पैरेलल सर्किट। तो जब भी हम अप्लायंसेस को लगाते हैं तो वो पैरेलल में लगाते हैं। तो पैरेलल में लगाने का क्या फंडा है कि अगर मान लो ये अप्लायंस यहाँ पर फंक्शन करना बंद कर दिया तो सिर्फ ये वाला अप्लायंस अफेक्ट हो रहा है, बाकी दो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू अप्लायंसेस, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग द अप्लायंसेस इन अ पैरेलल सर्किट, राइट। तो इसीलिए घरों में अगर मान लो जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल सर्किट में जा रहे हैं, ठीक है, अगर इन्हीं को हम सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, अगर एक चलना बंद हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप टीवी को ऑन करते हो या से टीवी को ऑफ करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्रिज भी ऑफ हो जाएगा। अगर आप फैन को ऑफ करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्यूबलाइट भी ऑफ हो जाएगी, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज इन पैरेलल सर्किट। तो अगर एक का स्विच ऑन किया तो सिर्फ वो ऑन या ऑफ हो रहा है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Is that clear? सिंपल है। The next one is the activity where the circuit is complete। तो अब हमने क्या किया, सीरीज में ये सारे के सारे बल्ब्स लगा दिए, ठीक है। तो A और B बल्ब को हमने सीरीज में लगाया, इसके स्विच को हमने क्लोज कर दिया और कनेक्ट कर दिया एक सेल से। तो क्या होगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है तो दोनों ही बल्ब मुझे ग्लो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं पर अब मान लो कि मैं इस बी बल्ब को इस जगह से हटा देती हूँ, यहाँ पर बी बल्ब है ही नहीं। अब क्या होगा, अब
सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, इस जगह पर आके ये सर्किट ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, राइट। और क्योंकि वो ब्रोकन सर्किट है, इस वजह से बल्ब ए भी ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। अब दूसरा हम आते हैं इन पैरेलल सर्किट में, ठीक है, या फिर अभी इसी को ले लेते हैं सीरीज वाले सर्किट को। तो अगर मान लो यहाँ पर एक बल्ब ए है, अब यहाँ पर आपने बल्ब बी को हटाया नहीं है, लेकिन इसका जो फिलामेंट है ना वो फ्यूज्ड है, ठीक है, बल्ब जो है ना वो फ्यूज्ड है। तो उस केस में भी क्योंकि ये वाला बल्ब फ्यूज्ड था, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो भी ब्रेक हो गया, तो बल्ब ए भी यहाँ पर ग्लो नहीं होगा। अब इसी पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को अब हम पैरेलल में लेकर जाते हैं। तो ए बल्ब मैंने ऊपर लगा दिया, बी बल्ब मैंने नीचे लगा दिया, और बैटरी मैंने उससे भी नीचे लगाई है, और दोनों के केस में मैंने एक एक स्विच लगा दिया, ठीक है। दोनों ही स्विच कैसे हैं, क्लोज्ड कंडीशन में है, मतलब मेरे स्विच ऑन है। अब जब मैंने दोनों ही स्विच को ऑन किया तो मेरे दोनों बल्ब ग्लो किए, क्योंकि मेरा सर्किट कंप्लीट था। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, अब मैं स्विच S1 को, मतलब जो A से कनेक्टेड है वो तो क्लोज्ड है, लेकिन स्विच B क्या है, ओपन है। लेकिन इसका अफेक्ट ये A बल्ब को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो करंट का फ्लो है वो इधर से जा रहा है, राइट। तो इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, सर्किट सिर्फ इस बल्ब B के लिए ब्रेक हुआ है, राइट। तो इसलिए सिर्फ बल्ब B ग्लो नहीं करेगा, लेकिन बल्ब A अपने हिसाब से ग्लो करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हेन सर्किट ऑफ बल्ब ए इज इनकम्प्लीट सो इट विल नॉट ग्लो, लेकिन बी जो है वो ग्लो करेगा। अब ये ओपन कंडीशन में है, ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पर बी तो ग्लो करेगा लेकिन ए ग्लो नहीं करेगा, right? The next one is the precautions to be taken before the circuit is switched on. So all the components of the circuit are properly connected. पहले ये देख लो कि सारा का सारा सर्किट properly connected है या नहीं। दूसरा, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो टाइटली कनेक्टेड हैं अप्लायंसेस से या कंपोनेंट से या नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डू नॉट टच द स्विच और एनी अदर कॉम्पोनेंट विद द वेट हैंड। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, अगर आप एक स्विच भी अपने घर में ऑन करते हो, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके हाथ जो है वो कंप्लीटली ड्राई होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग वायर इज nowhere naked, it should be properly insulated everywhere, properly insulated wires होनी चाहिए। the next is source of electricity is properly joined, तो जो हमारा सोर्स है, सेल है, बैटरी है, वहां से प्रॉपरली ज्वाइन होना चाहिए। अगर आप एक प्लग को बिना लूज लगाते हो सॉकेट में, तो आप देखोगे कि आपका अप्लायंस ढंग से वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन नहीं बनता है, इसलिए आपके अप्लायंसेस ढंग से काम नहीं करते हैं, राइट। सो दीज आर द सिंपल प्रिकॉशंस टू बी टेकन, right? So I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the complete series of ICSE Physics. अगर कोई भी डाउट हो तो you know, ask it on Ask Question section, और you can actually book a class with LearnoHub स्वयं, और हम वहाँ पर बैठ के क्लास अच्छे से और अपने तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आप चाहो, राइट। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।